एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं बीए फ्यूचर स्टाफ नर्स की तैयारी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ 3 बजे इस पर बीए फ्यूचर्स की वीडियो आती है। एनक्लेक्स बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड एंड इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ही मैं इन वीडियोज़ में करवाती हूँ आपको। और अपनी जो थ्योरी है वो क्लियर करिए। सेप्टेम्बर के एंड में पेपर होगा और पेपर कैंसिल नहीं होगा। डोंट वरी अबाउट इट। कोई भी न्यूज़ पे अभी विश्वास मत करो, बस पढ़ो। एक कंसंट्रेशन से टाइम मिल रहा है और अच्छा अपने आप को बनाओ। ज़रूर लाइक करेगा इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है। 419 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। और अगर कोई बच्चा बीए फ्यूचर्स की तैयारी करना चाहता है, मेरे से ऐसा ही कंटेंट बाय करना चाहता है जिसमें आपको ऐसे ही एमसीक्यूज़ आंसर विद रैशनल मिलेंगे, प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उनमें मैंने 200 प्लस की पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं बीए फ्यूचर्स के, उनके नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के पीडीएफ्स मिलेंगे विद आंसर की आपको। एंड साथ ही में आपको एक और चीज़ मिलेगी, ओनली इन 249 रुपीज़। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना सब मिल रहा है। जो बच्चा बाय करना चाहता है वो बाय कर सकता है कमेंट करके। मेरी टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगी और अपना जो लिंक है वो पिन भी कर दूंगी। उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं टेलीग्राम पे। एंड फोटो स्टेट करवा के अपना पढ़ें। टाइम है तो अच्छे से पढ़ें। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरा मटेरियल बाय कर सकते हैं, ताकि आप और अपनी स्टडीज़ को इन्हांस कर पाएँ। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 420, the nurse should instruct the parent of child who is taking valporic acid that the child will need to have routine blood analysis consisting of which of the following। एक नर्स है जो चाइल्ड के पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करेगी, जो कि वैल्पोरिक एसिड ले रहा है, कि उसे रूटीनली ब्लड एनालिसिस कराना है। क्यों कराना है, कौन सा कराना है? सीबीसी एंड अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लेटलेट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट एंड सीबीसी, प्लेटलेट एंड फिब्रिनोजन लेवल। सो देखो, जो बच्चा वैल्पोरिक एसिड लेता है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइड इफ़ेक्ट है सबसे बड़ी बात, तो लिख लेना, इसकी कॉम्प्लिकेशन है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो उस पेशेंट को, उस बच्चे के पेरेंट्स को हमें बोलना पड़ेगा कि उसको रेगुलरली प्लेटलेट्स एंड फिब्रिनोजन लेवल जो है ब्लड एनालिसिस कराना पड़ेगा, ताकि अगर उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अक्कर होता है तो वो पता चल जाए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से उसका प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा, ब्लीडिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसका कंटिन्यूसली ब्लड एनालिसिस कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्पोरिक एसिड। इस ड्रग से क्वेश्चन आते हैं तो एक बार अच्छे से करना। Next, a client tells the nurse that he is going to harm his brother-in-law who called the police on him for threatening to hurt his ex-wife. The nurse should notify which of the following persons, select all that apply। आपने देखा होगा लॉ से रिलेटेड भी बीए फ्यूचर्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो देखो, इसमें क्या है, क्लाइंट नर्स को बोल रहा है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ को क्या करना जा रहा है, हार्म करने जा रहा है, और उसने पुलिस को बुलाया है और उसने उसकी एक्स वाइफ को हार्म भी किया है। तो नर्स को ये चीज़ किसको बतानी है? एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक्स वाइफ, पुलिस, इंटेंडेंट विक्टिम या सोशल सर्विस डिपार्टमेंट। सो देखो, इसमें क्लाइंट नर्स को बता रहा है। सो ऐसा पुलिस का कोई रोल नहीं है, बिकॉज ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। प्रॉपरली दिख रहा है क्योंकि नर्स तो हॉस्पिटल में ही होती है। क्वेश्चन की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपका चेक कर रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो हम इसमें पुलिस को तो इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट्स एन इंटरनल थिंग। सो हम एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार बता देंगे, एक्स वाइफ को उसकी बता देंगे, इंटेंडेड विक्टिम को बता देंगे जिसको वो हार्म करने जा रहा है, और सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को भी बता देंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है, बाहर होता है, क्योंकि कोई पता नहीं ना, अंदर वो क्लाइंट बोल रहा है और बाहर किसी को अपना मैसेज थ्रू भेज रहा हो, तो इसलिए सोशल सर्विस डिपार्टमेंट को भी हम उसी हॉस्पिटल के बता देंगे कि वो ऐसे करने वाला है। बट पुलिस इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस केस। हाँ, अगर वो कह रहा है कि कोई और करने जा रहा है, इसमें उसने खुद को बोला है कि मैं करने जा रहा हूँ हार्म, इसने ऐसे नहीं बोला कि मैं किसी से करवा रहा हूँ, देन वी विल इन्वॉल्व द पुलिस। सो दिस इज, इसको टॉर्चरफुल लॉ बोलते हैं। Next, the nurse is planning care for a client who is sustained a spinal cord injury. The nurse should assess the client for। So एक प्लानिंग केयर बना रही है क्लाइंट के लिए नर्स, जो कि सस्टेन्ड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाला पेशेंट है। तो नर्स क्लाइंट का क्या असेस करेगी? एनेस्थीसिया बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, टिंगलिंग इन द फिंगर्स, पेन बिलो द साइट ऑफ द इंजरी, लॉस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेटरी सेंसेस। तो नर्स क्या असेस करेगी? ऑब्वियसली एनेस्थीसिया बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। क्यों वो ऐसे असेस करेगी?
देखो, जब द लेवल ऑफ इंजरी के नीचे अगर एनेस्थीसिया वर्क कर रहा है, ठीक है, इट मीन्स कि वो जो एरिया है वो इंजर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के सस्टेन नीचा वाला जो एरिया है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आपने देखा होगा मोस्टली जो लोअर पार्ट है बॉडी का वो ही इंजर्ड होता है। सो इसीलिए हमें लोअर लेवल ऑफ द इंजरी को, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी को एनेस्थीसिया दे के चेक करना होता है कि इज इट वर्किंग और नॉट। नेक्स्ट है, client who is paraplegia cannot feel her lower extremities and has been positioned on her side. The nurse should inspect which of the following area that is potentially our pressure point when the client is in this position. तो एक client को पैराफ्लेजिया हुआ है, उसको जो अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो फील नहीं हो रही और उसे एक साइड पे ही पोजीशन कर रखा है। तो ऐसी कौन सी साइट है, ऐसे कौन से एरिया पोजीशंस हैं जो एरियाज़ हैं पेशेंट की बॉडी पे जिस पे प्रेशर सोर्स होने की, यहाँ पे लिखा है प्रेशर पॉइंट, ऐसे कौन से हैं जो कि उसको प्रेशर अल्सर कर सकते हैं। सेक्रम, ऑक्सीपिट, एंकल्स या फिर हील्स। तो सबसे ज़्यादा उसकी जो प्रेशर सोर्स कहाँ पे होंगे, एंकल्स। क्यों होंगे एंकल्स पे, बाकी जगह क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है उसके लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है उसको फील नहीं हो रहे। अगर उसके एंकल्स पे कुछ दिक्कत भी होगी, उसका सर्कुलेशन नहीं होगा वहाँ पे, और उसकी टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस जो कि प्रेशर शो में पता चलती हैं जब सर्कुलेशन नहीं होती एक नॉर्मल एक्सट्रीमिटी में, उसको नहीं पता चलेंगी जस्ट बिकॉज उसको पैराप्लेजिया है। सो उसके एंकल्स जो है मोर प्रोन होंगे प्रेशर एरियाज के। सेक्रम तो नहीं है, लोअर से ऑक्सीपिट भी ऊपर होता है, और हील्स भी, हील्स में नहीं होता कभी भी, हमेशा एंकल्स में ही होता है, क्योंकि कोई भी जो पेशेंट लेटता है वो कभी सीधा फुट नहीं रखता, ठीक है, उसकी जो फुट्स हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। सो एंकल्स पे उसको होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। हील्स और एंकल्स में खुद को कंफ्यूज मत करना। Next, a client is admitted to the inpatient unit and in exhibiting pressured speech, a libel effect, euphoria and hyperactivity. The client states, I am savior of the country. The family states that the client had hardly slept or eaten for days. Which of the following client needs is a priority nursing plan of care? So देखो, मैं एक बार फिर से आपको बता सकती हूँ कि आप 249 वाला अगर आपको अच्छा लग रहे हैं ये सारे MCQs, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को ऐसे ही MCQs और प्रैक्टिस करने हैं, तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं। ओनली इन 249 में MCQs ऐसे ही जिसमें आपको आंसर प्लस रैशनल मिलेंगे, एंड साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जिसमें बहुत ही ज़्यादा गोल्डन की पॉइंटर्स हैं 200 प्लस, जो कि सारा BFHS के रिलेटेड ही पॉइंटर्स हैं, आपको बहुत ही ईजी रहेगा पढ़ने में। साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं BFHS के फेवरेट, उनके नोट्स मिलेंगे जिससे 1 से 2 क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आते हैं। साथ ही में आपको उसके साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके PDFs मिलेंगे विद आंसर की, एंड साथ ही में आपको एक और चीज़ मिलने वाली है, सो इट्स अ पैकेज में ही मिलेगी। सो आप मेरे से बाय कर सकते हैं कमेंट करके। 249 में आप ये सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। बाय करने के लिए आप कमेंट करिए, मैं अपना टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और अपना टेलीग्राम का लिंक पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, सबसे ऊपर जो होता है वहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इस लिंक पे क्लिक करके मेरे से ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं 249 में, और इसको फोटो स्टेट करवा सकते हैं। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि क्लाइंट है, एडमिट हुआ है, इन पेशेंट IPD में आया है, एग्जिबिट कर रहा है, उसको बहुत एक तो प्रेशर स्पीच, उसकी प्रेशर स्पीच मतलब बहुत ज़्यादा जोर लगा के बोल रहा है, लाइबल इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है और बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ठीक है, और क्लाइंट कह रहा है मैं हूँ इस कंट्री का सेवियर। सो फैमिली कह रही है कि काफ़ी दिन से ना वो सोया है ना उसने खाया है। सो क्लाइंट की प्रायोरिटी नीड्स क्या रहेंगी, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल या फिर कल्चरल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि जो पेशेंट है उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नीड्स नर्सिंग के लिए प्लान ऑफ केयर में क्या रहेंगी, फिजिकल नीड्स, उसकी सोशल नीड्स, कल्चरल या फिर स्पिरिचुअल नीड्स, कौन सी जो है आपके अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी में क्लाइंट्स की नीड्स होनी चाहिए। तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनेट इज रिसीविंग एन IV इन्फ्यूजन ऑफ डेक्स्ट्रॉस 10% इन वाटर एडमिनिस्ट्रेड बाय द इन्फ्यूजन पंप। The nurse should verify the alarm setting on the infusion pump, at which time select all that apply। जिन्होंने 4 से 5 बार पेपर दे रखा है BFHS का, और जो मेरे पास बच्चे आए थे कि मैम ऐसे हमने पेपर दे रखा है क्लियर नहीं हो रहा, उनको पता होगा कि ये सेम टू सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रखा है BFHS में पहले, कि अगर किसी न्यूनेट को IV इन्फ्यूजन चल रहा है और उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं IV इन्फ्यूजन बाय द IV इन्फ्यूजन पंप से, तो नर्स कैसे वेरीफाई करेगी अलार्म सेटिंग्स को, किस टाइम पे वेरीफाई करेगी।
जब इन्फ्यूजन स्टार्ट होगा एट द बिगनिंग ऑफ ईच सेट, व्हेन द न्यूनेट्स रिटर्न्स फ्रॉम एक्सरे, व्हेन द न्यूनेट्स मूव्स इन द क्रिब आफ्टर द पेरेंट्स हैव विजिटेड। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरीफाई करना है जब भी इन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ है उस अलार्म को, अगर स्टार्टिंग में अलार्म बज रहा है, सॉरी अलार्म सेट करेंगे कि स्टार्टिंग से वो हमें पता चले कि चल रहा है। दूसरा, जब जब बिगनिंग होगी न्यू शिफ्ट की, हर एक शिफ्ट की बिगनिंग पे भी अलार्म जो है वेरीफाई होगा। दूसरा, जब न्यूनेट एक्सरे करा के आएगा तब भी अलार्म को हमें वेरीफाई करना है। वो तो बीच में मूव करता रहेगा, तब वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत बार मूव करेगा, हर बार थोड़ी तुम अलार्म को चेक करोगे, वेरीफाई करोगे। और पेरेंट्स भी विजिट आएंगे, उसका अलार्म से कुछ लेना देना नहीं है। सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज़ राइज। हम तब जो है वेरीफाई करेंगे अलार्म की सेटिंग्स को कि वो ठीक चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर अ डिलीवरी ऑफ अ मेल न्यूनेट एट 38 वीक्स gestation, the nurse dries the neonate and place him under the radiant warmer. The nurse performed this action based on the understanding that one neonatal response to cold stress involve which of the following. So डिलीवरी के बाद 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एक मेल न्यूनेट होता है, उसको नर्स ड्राई करती है और उसे रेडिएंट वार्मर के अंदर रख देती है। नर्स ये एक्शन क्यों करती है, उसे क्या समझ आता है इस एक्शन से, उसका क्या लेना देना है कोल्ड स्ट्रेस, वो उसने रेडिएंट वार्मर के अंदर जो रखा। मेटाबोलाइजेशन ऑफ अ ब्राउन एडिपोज टिश्यू, डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर, डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ कैलोरी स्टोर्स, इंक्रीज शिवरिंग टू कीप वार्म। सो देखो जैसे ही जो बच्चा है वूम से बाहर आता है, इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, सो एक उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही चेंज आता है। आपने सुना होगा ना, बच्चे हाइपोथर्मिया में जाते हैं, कभी हाइपर में नहीं जाते। तो क्या होता है जब उसे कोल्ड स्ट्रेस में आता है ना, वो जब कोल्ड स्टेट में आता है तो उसका जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है, जो कि बहुत ही जल्दी वेस्ट होते हैं। आपने देखा होगा पहले 10 दिन में बोला जाता है कि बच्चे का जो है वेट लूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं ब्राउन, उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होती है ताकि बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो और बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाए। इसीलिए उसे एग्जैक्टली उसी टाइम ही रेडिएंट वार्मर में रख दिया जाता है ताकि जो उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ है वो प्रॉपर ज़्यादा ना हो जाए, मतलब रेडिएंट वार्मर से कंपटीशन में कम हो और बच्चा जो है हाइपोथर्मिया में ना जाए। सो दिस इज़ द रीज़न, ये एक्शन होता है ये चीज़ की वजह से ही ये एक्शन परफॉर्म किया जाता है नर्स से। तो ये समझ रही है नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 आवर्स आफ्टर अ पेंडेक्टमी, अ 16-year-old adolescent of Asian ancestry states that he has no pain but is refrowning and his legs drawn to the fetal position. The nurse should, तो एक 24 आवर्स हुए हैं पेंडेक्टमी हुए 16 साल का बच्चा है, एडोलेसेंट है और ठीक है वो एशियन एंसेस्ट्री स्टेट से है। वो कह रहा है मुझे पेन नहीं हो रही बट उसको फ्राउनिंग हो रही है और उसकी लेग्स जो है वो फेटल पोजीशन में है। तो नर्स क्या करेगी? एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, आस्क द एडोलेसेंट व्हाट इज ट्रबलिंग हिम, डिस्कस द एडोलेसेंट बिहेवियर विद द पेरेंट्स, ऑफरिंग अ डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटी सच एज वीडियो गेम। सो देखो इसमें क्या बोल रहा है, वो पेन नहीं हो रही बट उसकी जो लेग्स है ड्रॉनिंग हो रही है और फ्राउनिंग हो रही है। सो एपेंडेक्टमी के बाद ये देखने को मिलता है, सिंपल है, इसमें आपने सीधा पेन मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी होती है बिकॉज अपेंडेक्टमी के बाद जो है पेशेंट को ये जो साइंस है देखने को, सिम्टम्स हैं देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। चाइल्ड विद द कार्डियक डिफेक्ट एज्यूम्स अ स्काउटिंग पोजीशन, द नर्स शुड डिटरमाइन दैट द पोजीशन इज इफेक्टिव फॉर द चाइल्ड बाय नोटिंग। तो एक चाइल्ड है उसको कार्डियक डिफेक्ट है, वो स्काउटिंग पोजीशन ले रहा है, ठीक है। सो नर्स डिटरमाइन करेगी कि ये पोजीशन क्यों इफेक्टिंग होती है इस चाइल्ड के लिए। Less energy required to play with toys on the floor, less dyspnea, relief of abdominal pressure, improved muscle tone. So ये वो पोजीशन क्यों लेता है? क्योंकि क्या होता है स्कॉटिंग पोजीशन से जो है जो लंग्स एक्सपैंड होते हैं और एयर एक्सचेंज प्रॉपर होता है, जिससे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं आती और जो हार्ट पे है वो ज़ोर नहीं पड़ता उसके, ठीक है, क्योंकि जो वीनस फ्लो है वो प्रॉपर चलता है जब स्काउटिंग पोजीशन लेता है एक चाइल्ड। सो वो नोट करेगी ये पोजीशन इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि वो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं देती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। एंड अगर आपको पैक बाय करना है ऐसे ही MCQs का, आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही MCQs प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो ऐसे ही MCQs आपको पेपर में आएंगे, आप जितने मर्जी डायरेक्ट MCQs कर लो, जब तक आप ऐसे MCQs प्रैक्टिस नहीं करोगे पेपर नहीं क्लियर होने वाला।
बच्चे आते हैं मेरे पास, मैम इतनी बार पेपर दिया नहीं हो रहा, जस्ट बिकॉज आपका क्वालिटी ऑफ एमसीक्यू जो आप कर रहे हो वो नहीं सही है। क्वांटिटी चाहे जितने मर्जी एमसीक्यूज़ कर लो, चाहे अगर वो डायरेक्ट एमसीक्यू, तो उसका करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। आपको पता नहीं है कि ये एमसीक्यू मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है करने का। सो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़ में। आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे और साथ ही में ऐसे एमसीक्यूज़ के पीडीएफ मिलेंगे जिसमें आंसर विद रैशनल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हैं जो कि मेरे सेल्फ मेड है, जो कि बीएफयूएचएस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और उनके नोट्स मिलेंगे आपको। साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ्स मिल जाएंगे और उनकी आंसर की और एक और चीज़ मिलेगी। सो बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने पिन कर रखा है कमेंट सेक्शन पे, उस पर क्लिक करके आप सीधा मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए। सो डू वर्क हार्ड एंड ऑल द बेस्ट। बाय।